नमस्कार मित्रों, मैं यश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे कई प्रीवियस ईयर प्रश्नों के सेट को सोल्व कर चुके हैं। आज हम फिर से 12 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्रम जारी है और इस क्रम में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व कर ले रहे हैं। फिर आगे इकट्ठा हो जाएगा ये प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो हम लोग फिर आगे और सेट को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला प्रश्न जो है हम लोगों के पास यह कह रहा है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। ब्याज दर क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा 4 वर्ष का कितना बताया गया है? 6,000 है, 6,000 रुपया है और 5 वर्ष में 6,750 रुपया हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक वर्ष का अंतर है ना, तो यही 100% है। 100% मतलब कहने का हुआ यही हमारा मूलधन है। तो कितना हमको ब्याज मिला है? 750 रुपया। कितना पर, या इसको आप 100% मानते हैं, मूलधन मानते हैं, तो इसके मूलधन के 1% से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में ये कन्वर्ट कर जाएगा और जितना आएगा वही हमारा सीधा डायरेक्ट रेट ही निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, उसके बाद कितना बन रहा है? 6 पच्चे 30, यानी कि 12.5% ये रेट हमको प्राप्त हो गया। अब समझ कहिएगा कि सॉरी तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, ये रहा हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जब एक वर्ष का बात हो रहा है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चक्रवृद्धि करे या साधारण करे, वो साधारण के भांति ही काम करता है। इसलिए आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, 1 वर्ष है, अगुना दर और भाग कितना? 100। हमने जो ये कैलकुलेशन किया है कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है, इसी चीज को लिखने का तरीका बदल गया है। देखिए, 00 से 00 कैंसिल और फिर इधर जब आप भाग दीजिएगा तो आर बराबर देखिए वही चीज आ गया, 750 भाग 60। जब कैंसिल कीजिएगा तो ये आएगा 12.5%। और जिस ऑप्शन में 12.5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ये सिंप्लीफिकेशन का हमारा प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व हम लोग करते हैं, क्या इसका आंसर आता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले कोष्ठ की क्रिया दी गई है, यानी कि पहले इतना का हम क्रिया करेंगे, इतना यहां तक, और यहां तक जब आप क्रिया कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, ये इसमें है, भाग दीजिएगा इसमें। जब हम लोग इसमें इससे भाग देंगे, जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2, और 2 में से 2 यहां कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? 0। यहां तक का रिजल्ट आ गया हमारे पास 0। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस, अब यहां तक का वैल्यू 0 हो गया, यहां से यहां तक, जब ये माइनस इसमें एंट्री कराएंगे तो ये -6 बन जाएगा और ये प्लस में 4 बन जाएगा। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, और 14 में से 6 घट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8। और जिस ऑप्शन में 8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहिए तो हम आगे सोल्व भी कर देते हैं। 10 माइनस कितना है? 6 माइनस 4, उसके बाद में है फिर से माइनस है, यहाँ -2, उसके बाद में क्या है? भाग, और फिर 1 और -2 है। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और 2 में से 2 घट गया तो फिर क्या? वही तो रिजल्ट आ गया। और ये देखिए माइनस होगा, 4 में से माइनस अगर 0 भी हम कर रहे हैं तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 10, इसमें जब माइनस एंट्री करिएगा तो ये बन जाएगा माइनस में 6 और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस।
ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों एक साथ जब हमारा ऐड होगा तो बन गया 14, और 14 में से 6 गया तो क्या बच गया हमारे पास 8, और जिस ऑप्शन में 8 है वो हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 4,200 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये अभी वही है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, हो जाती है का मतलब ये मिश्रधन हो गया, इससे कितना ज्यादा है 882 रुपया ज्यादा है। कितना ज्यादा है 882 रुपया। हम जानते हैं SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। आप ऐसे बनाइए, जिससे इच्छा हो वैसे बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मूल बेसिक हमारी बात हो गई। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मूलधन, और हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, इसको रहने दीजिए। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और भाग कितना हो जाएगा 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया। और ध्यान दीजिएगा ये कितना बार में कट रहा है, 2 बार में, और बच गया यहाँ पर कितना 4, 2, 21 हो गया, और 3 से ये कट रहा है कितना बार में 7 बार में, यानी कि R बराबर 7%। और जिस ऑप्शन में 7% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है ए और सी कितने दिनों में, 120 दिनों में। मैं बार बार बोलता हूं, हम टाइम को ऊपर और इफिशियंसी को नीचे लिखते हैं। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सी और ई। तो सी और ई कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में कर सकता है। और उसके बाद में दिया हुआ है ए और ई, और ये कितने दिनों में कर सकता है, 160 दिनों में कर सकता है। समझिएगा हमारी बात को ध्यान से, तीनों में 0 कॉमन है, कैंसिल कीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 12, 8 और 16 का एलसीएम चाहिए तो आप ले सकते हैं, जो बनता है 48। तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 8 छक 48, और 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, 12 चौका 48, 480, 8 छक 48, 480, 16 तिया 48, 480 आ गया। अब समझिएगा जरा ध्यान से, हमको बोला गया है ए सी ई निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब इसको 4, 6 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, 2 बार ए, 2 बार सी, और प्लस भी चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और 2 बार ई का जो वैल्यू है हमारे पास आ रहा है कितना, 13, अर्थात ए सी ई का जो क्षमता है वो कितना है, 13/2। यानी इसकी हमारी इफिशियंसी आ गई 13/2, अर्थात 13/2 में हम कितना से गुना कर दें, यानी कितना टाइम निकल के आएगा, इसका वैल्यू यहां जो कितना हो जाए, किसी एक के साथ गुना करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाए, यानी कि 480 हो जाए। तो y बराबर, देखिए इधर भाग में है तो इधर जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 960, और इधर गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा, अर्थात 960 भाग 13 दिन लगेगा किसको, ए, सी और ई को इस कार्य को पूरा करने में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये रहा ए और ये कहीं पे रहा बी, और यहां से यहां तक की दूरी जो है मान लीजिए कि x किलोमीटर है। चलिए अब समझिएगा, इस x किलोमीटर का 1/5वां हिस्सा x का 1/5 कितना होगा? x भाग 5 होगा। तो x में से x/5 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 4x/5 प्राप्त होगा। यह है दूरी, और इस दूरी को किस चाल से चला है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। यहां ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, 6 भाग दे देंगे आप, प्लस फिर इस दूरी को किस चाल से चला है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। जब हम दूरी में चाल से भाग देते हैं तो समय प्राप्त होता है, जब हम दूरी में चाल से भाग देते हैं तो समय प्राप्त होता है, और ये दोनों समय मिलाकर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 घंटे। कुल समय कितना लगता है इसको? 12 घंटे का समय लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ठीक कीजिए तो ये बनेगा कितना आपके पास? x 6 × 30, ये कितना हो जाएगा? जैसे ही ये जाएगा इसके साथ तो इससे ही कट रहा है, तो x भाग कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 बराबर कितना? 12। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30 से ये कैंसिल हो रहा है x, और इससे कट गया 3 बार में, यानी दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 4x, अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा? 12। इस 4 से कट गया कितना बार में? 3 बार में कट गया, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? यहाँ 30 है, 30 से इसको गुना करा देंगे तो x का मान कितना आ गया? 90 किलोमीटर आ गया। अर्थात a और b के जो मध्य की दूरी जो है वो कितना है? 90 किलोमीटर है। जिस ऑप्शन में 90 किलोमीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। फिर से हमको सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। समझिएगा जरा ध्यान से, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसकी क्रिया करेंगे यहां से यहां तक, उसके बाद में का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे। अब समझिएगा स्टेप बाय स्टेप इसको, पहले इसको ठीक कीजिए। कितना हो जाएगा? 88 और 3 91, तो 91 चलिए 91 भाग कितना जाएगा? 4। अब ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे हम। जब सोल्व आप कीजिएगा ध्यान दीजिएगा तो ये 1/2 उलट जाएगा, तो ये बनेगा इसमें गुना होके तो यहां पे बन रहा है 4। और जब 4 बन रहा है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां तक का काम खत्म हो गया, हमारा समाप्त हो गया। सिर्फ बच गया अब हमको सिर्फ इतना का कैलकुलेशन करने के लिए। जब इतना का भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40 में से 1 घट गया तो कितना आ गया हमारे पास? 39/5 आ गया। समझिए जरा ध्यान से, अब ये डायरेक्ट इसमें आके गुना होगा और ये सभी एक साथ अब हो जाएंगे। समझिएगा जरा ध्यान से, यानी कि भाग का चिन्ह यहां हम रहने भी दे सकते हैं और यहां लिख सकते हैं 14 भाग कितना है? 3 गुना 39/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इससे यह कैंसिल होगा। हाँ ठीक है, यह कितना बार में कटेगा? 13 बार में इससे कट रहा है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अब जब भाग का चिन्ह यहां पर है तो अब ये एक साथ में उलट जाएगा, 4 और गुना 5 भाग 14 गुना 13 बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 13 7 91 7 बार में, और 7 दूना 14 कितना आ गया? 5/8, और जिस ऑप्शन में 5/8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान प्रश्न दिख रहा है, ये परसेंटेज का बेसिक हम लोग इसको कह सकते हैं।
कह रहा है कि यदि ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से कितना कम है, 20% कम है, यानी ये 100% है, तो ये कितना है, 80 है, 80% है। और जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 4। अब बढ़ते हैं आगे, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 2a माइनस ए भाग ए का मान क्या होगा। कह रहा है 2b माइनस ए और भाग ए बराबर क्या होगा। रख दीजिए वैल्यू, 2 गुने 5 माइनस 4 और भाग कितना 4, ये बन गया 10 और 10 में से 4 गया तो कितना गया 6, 6 भाग 4 कट रहा है तो काट दिए 3/2, अर्थात जिस ऑप्शन में 3/2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 12 व्यक्ति एक कार्य के, गौर कीजिएगा, एक कार्य के आधे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य, और उसमें भी देखिएगा ध्यान से, संपूर्ण कोष्ठ में दिया हुआ है, यानी कि एक काम को, ये आधा काम है, ये कंप्लीट काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये होता है 12 आदमी कितने दिनों में, आदमी और समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे रखते हैं। 12 दिनों में 12 आदमी 9 दिनों में कितना काम करता है, आधा काम को करता है, 1/2 काम को करता है। जो कह रहा है कि इक्वल कराने के लिए कितने व्यक्ति, पता नहीं कितने व्यक्ति 6 दिनों में एक काम को कंप्लीट करेंगे। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, जिधर भेजना आप भेज सकते हैं, या इस वैल्यू को उलट के आप ऊपर भेज दीजिए, तो यहां से ये गायब होगा तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। 6 दूना 12, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 चौका 36, यानी 36 जो व्यक्ति होंगे या आदमी होंगे वो इस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि PQ बराबर 5:6 तथा RQ बराबर 25:9 है तो PR का अनुपात क्या है। ये बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। PQ और R आप लिख सकते हैं ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझिएगा, ये इसका वैल्यू है, यानी कि 9Q का, तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, 9 लिखिएगा और यहां पर 25 लिखिएगा। देखिए वो वहां से हम उलट देंगे उसको। अब समझिए जरा ध्यान से, इन दोनों Q को इक्वल करने के लिए इसको आप 3 से गुना कर दीजिए और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। जैसे ही 2 से गुना करें तो 18, 6 3 का ये भी बन गया 18, लेकिन इस 3 से इसमें भी गुना होगा तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 3 15, ये हो गया हम लोग का 18 और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 50। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि P अनुपात R बराबर व्हाट, तो हो जाएगा 15:50, अर्थात कट कितना से रहा है, 5 से, तो हो जाएगा 3:10, और जिस ऑप्शन में 3:10 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान प्रश्न ही दिख रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 cm है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोला है हमारे पास कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात, यानी यह 4 में है, यह 3 में है और यह 2 में है। आप अनुपातिक वैल्यू भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परिमाप यानी कि इन तीनों भुजाओं की लंबाई का योग हमसे कह रहा है, तो 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x। इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है,
63 cm। तो सिर्फ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, या इसको हटा भी सकते हैं या रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा 9 सत्ते 63, x का वैल्यू कितना आ गया 7। आप में क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी यानी कि 4 वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी 4x बराबर पूछ रहा है। तो 4 गुने क्या करेंगे 7, अर्थात कितना आ जाएगा 28 cm। जिस ऑप्शन में 28 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी बनाने की जरूरत हमको नहीं थी। क्या करते ध्यान से देखिएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9 सत्ते 63, 7 जो आया वैल्यू ना इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे, 7 चौका 28। जिस ऑप्शन में 28 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो गया। बस बात खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो संख्या दी गई है, एक 16 और एक 20। कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा और HCF और LCM उसके बीच अनुपात आपको ज्ञात करना है। सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा 4 होगा, जो दोनों में कॉमन है वही HCF होता है। उसके बाद तोड़िए इसको, 20 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 गुने 2 गुने 5 और फिर बनेगा 2 गुने 2 गुने 2। यानी कि देखिए ऐसी संख्या हमको LCM ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, लेकिन HCF ऐसी संख्या होती है कि HCF से जिन जिन संख्या का HCF कहा गया है वो संख्याएं इस HCF से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा 4 से 4 कैंसिल हुआ, अर्थात 1 अनुपात 5 का 20। जिस ऑप्शन में 1 अनुपात 20 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कई बार हम लिख भी चुके हैं, फिर से आज लिख दे रहे हैं। यह होता है MP यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस भी होता है, लेकिन अधिकांश आपको 99% हमेशा प्रॉफिट ही मिल जाता है इस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, तो हमसे पूछा गया है छूट प्रतिशत ज्ञात करें, उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 160 गुना छूट तो हमको निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तो डी को रहने दीजिए। CP हमेशा 100% होता है और लाभ कितना हुआ है 20%, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 120। ध्यान दीजिएगा ये कटेगा 5 बार में और ये हमारा कटेगा 8 बार में, और 8 से ये कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 100 माइनस डी इक्वल टू 75। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, जैसे इस वैल्यू को भेजेगा माइनस में 25 आएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 25%। यानी छूट कितना दिया गया है 25%। जिस ऑप्शन में 25% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 cm³ है। यदि शंकु की लंबाई 24 cm है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, यानी कि आयतन बराबर आयतन कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है फॉर्मूला 1/3 गुने पाई मतलब 22/7 गुना h का वैल्यू दिया हुआ है कितना 24, और क्या कर देंगे r², यानी ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई r²
एच, वही बात है, इधर से उधर लिखे या उधर से उधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दिया कितना हुआ है 1232। ध्यान से देखिएगा कौन किधर कट रहा है। पहले इसको अगर हम 11 से काटते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 और 11 से इसको काट के देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22। उसके बाद अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो यहां पे आ जाएगा हम लोगों का कितना 56। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 8 से जब ये कटेगा तो 8 तिरका 24 और ये कटेगा 8 सत्ते 56 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर देखिए इधर भाग में तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में 7 गुना 7 अर्थात आर का मान कितना आ गया 7 और सीएम में है तो सीएम अर्थात आधार की त्रिज्या जो होगी वो कितना होगी 7 सीएम होगी अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या है? नए लड़के की आयु क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसमें औसत नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे, माना कि 18 लड़कों का औसत बराबर x वर्ष जो भी है मान लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि संख्या से औसत में जब भी गुना करते हैं तो हमको योग प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा 18 गुना औसत और 12 साल के बच्चों को बदला जाता है। इसको हटाकर इसके जगह पर दूसरे आयु के बच्चों को लाया जाता है, जिसके कारण देखिए एक कम हुआ और फिर एक आ गया तो 18 का 18 ही हमारा संख्या रहा, लेकिन औसत में क्या हो गया वृद्धि हो गया कितना का 1.5 का। ध्यान से देखिएगा 18x और 18x यहां पर भी हमने कैंसिल कर दिया, यह 18 लेकिन इसके साथ बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आ रहा है हमारे पास माइनस में 12 और यहां कितना आ रहा है हमारे पास, इसको जब गुना कराइएगा इसमें 18 में 1.5 से गुना कराइएगा तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास 27 आएगा। कितना आएगा 27। तो इधर माइनस में है ये वैल्यू, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, भेजिए इसको इधर तो कितना हो जाएगा y बराबर 7 2 9 और 2 1 3, यानी कि 39 वर्ष का जो एक दूसरा नए लड़के की आयु कहा गया है, यानी कि तो वो लड़का जो है 39 वर्ष का है। अर्थात जिस ऑप्शन में 39 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु, फिर से वहीं आ गया, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 2464 cm³ है। यदि शंकु की लंबाई 12 cm है तो इनके आधार की त्रिज्या क्या होगी? अभी जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं डाटा अलग है लेकिन सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 1/3 गुने पाई और उसके बाद में ध्यान दिया पाई r स्क्वायर h, तो h का मान कितना दिया हुआ है 12 और फिर से हमसे r का ही मान पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 2 4 6 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम काटते हैं तो यहां बनेगा 11, तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 2 और ये अभी इसके पीछे हम काटे थे इसको तो कितना आया था हमारे पास 112। अब ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू से ये फिर अभी कट रहा है, कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट रहा है, देखिए तो 4 दूना 8 आ जाएगा। उसके बाद कितना बच गया 3 2 8 चौका 32 कट रहा है। ध्यान से देखिएगा r स्क्वायर बराबर इधर इसको भेजिए और 28 को भी तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 गुने 7 और गुने 7 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुने 7 अर्थात 14 cm। और जिस ऑप्शन में 14 cm दिया गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है पीछे जो हम लोग सोल्व किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 8 संख्याओं का औसत
44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। कह रहा है जो क्रिया प्रत्येक में होती है वो औसत में डायरेक्ट होती है। और ध्यान से देखिएगा यहां पर, यह हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ऐसे करके, नया औसत बराबर पुरानी औसत और जोड़ा जाता है तो जोड़ दीजिए, जोड़ा जाता है वो संख्या। क्या बोला है? प्रत्येक में। जब भी प्रत्येक में अगर बोला है वो औसत में वो क्रिया डायरेक्ट होती है हमारी। ये कई बार हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो नया औसत कितना है? 47। पुरानी औसत कितनी है? 44। तो ये हमारा y जो प्रत्येक में जोड़ा गया है वही ये औसत का काम कर रहा है, इसलिए ये औसत भी हो गया, इसलिए औसत में आके ऐड हो जाता है। इधर आके ये वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा? 3। अर्थात y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। और जिस ऑप्शन में 3 दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी जो है ये बिल्कुल रेशियो का ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 7:5 तथा y अनुपात z बराबर 7:11 है तो x y z का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये कई तरीकों से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद आए आप उससे इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 7 अनुपात कितना है? 5। और उसके बाद में कितना है? y का वैल्यू आगे 7:11। क्या करेंगे? इस वैल्यू को आगे बढ़ाइए और एक बार इस वैल्यू को आप आगे बढ़ा दीजिए, सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 7 7 49, 7 5 35 और 11 5 55। और जिस ऑप्शन में यह आंसर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 49 35 55, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका हम लोग इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, x अनुपात y अनुपात z। बात वही है, कुछ अलग नहीं है। 7:5 और 7:11, इसको ऐसे भी गुना कर देते हैं तब भी रिजल्ट वही प्राप्त होगा और इससे इसमें गुना हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, बात तो वही है, कुछ अलग नहीं है। 11 5 55, 7 5 35 और 7 7 49। और भी इसको इक्वल करने के लिए तरीके हैं, कोई बात नहीं। जो आप समझते हैं ये मूल बेसिक है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? यह बहुत आसान है। कमरा कह दिया, इसका मतलब ये किसका चर्चा कर दिया? एक घनाभ का चर्चा कर दिया। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। ये हुआ हमारा लंबाई, ये हुआ चौड़ाई और ये हुआ ऊंचाई। तो रखी जाने वाली बोल रहा था, इस कोण से इस कोण में लाके रखी जाने के लिए ये बात हमसे कर रहा है। इसकी लंबाई अब हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जब सहारा लिया जाता है ना तो यहां वाला वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है और ये वैल्यू हमको लंबाई ऊंचाई पता है ना। इन दोनों का सहारा लेकर फिर से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से फिर डायगोनल हमारा निकल जाता है। इसलिए इसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट बना हुआ है। ये फार्मूला डायरेक्ट बना हुआ है कि l² प्लस b² और प्लस कितना h²। कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है? 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और फिर कितना है? 15 का स्क्वायर। जब सबका स्क्वायर कीजिएगा तो ये बनेगा 256, ये बनेगा 144 और ये बनेगा 225। सबको जोड़ने पर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। यानी सबसे
बड़ी छड़ की जो लंबाई होगी वो रखी जाने वाली कितनी होगी, 25 cm होगी। और जिस ऑप्शन में 25 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। ध्यान दीजिए, समान दूरी को तय करने में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि दूरी बराबर दूरी। तो दूरी बराबर दूरी, इसका मतलब क्या होता है, चाल गुना समय। तो एक के लिए हमारे पास चाल भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, कर दीजिए इक्वल 48 गुना 14। तो इससे दूरी ज्ञात हो गया। अब इसी दूरी को किस चाल से, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितना समय लगेगा हमें पता नहीं। आप इस वैल्यू को लगा दीजिए, चाहे टी वगैरह मान लेते हैं उससे भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकल जाएगा हमारा। अब समझिएगा कितना बार में कट जाएगा, 14 छक 84, 6 से कट गया, 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 8 छक 48, यानी टी बराबर कितना हो गया, 8 घंटा 8 आवर। जिस ऑप्शन में 8 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी जो है ना बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपया होगा, 10,800 रुपया में खरीदता है तथा उसको पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए, इसमें आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, चाहे रहने दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर x रुपया हम मान लिए, तो 75 वस्तु है तो कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, SP। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, तो हानि कितना हो जाएगा हमारा, लॉस 5x हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि जब किसी वस्तु को बेचने के बाद हमें लॉस होता है तो हमारा सीपी क्या होता है, हमारा सीपी होता है एसपी प्लस लॉस के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी हमारा 75x प्लस 5x अर्थात 80x हो जाएगा। जो 80x है हमारा वो सीपी है, और सीपी बराबर क्या करेंगे, सीपी, यानी कि देखिए इतना रुपया में क्या किया गया है, खरीदा गया है, अर्थात लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू सीपी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 75x बराबर कितना है, सॉरी 75 माफी चाहते हैं, 80 है ना, सॉरी 80x बराबर 10,800। एक जीरो से हमने यहां से एक जीरो कैंसिल किया और यह इससे कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में ये कट जाएगा, 8 है कम 8, तो बचा कितना हमारे पास 28, तो 8 तीर का 24 और 8 पचे 35, कोई बात नहीं। चलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 135 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर विक्रय मूल्य हमने क्या माना है, x रुपया, अर्थात क्या बोला है क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात एक वस्तु का विक्रय मूल्य 135 रुपया होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अभी जो पीछे देखे थे फिर वही चीज आ गया हमारे पास। MP गुने 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ध्यान से अगर इसको हम देखें तो यह होता है SP इक्वल टू SP, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिएगा, MP ही हमसे पूछा जा रहा है, रहने दीजिए। छूट कितना दिया गया है? जैसे यहां रखेंगे हम 25%, तो 100 में से 25 गया तो बचा कितना? 75%। CP हमेशा 100% होता है और प्रॉफिट कितना हुआ है? 40%, अर्थात 140। ध्यान से देखिएगा, यह 3 बार में कट रहा है और यह हमारा कितना बार में कट रहा है? 4 बार में कट रहा है। हाँ, 4 बार में कट रहा है, ठीक है। चलिए नहीं कटने वाला, इसको भेजिए इधर। तो MP बराबर हम लोगों का हो जाएगा 14 चौका 56, 560, जो इधर गुना में कितना आ गया? भाग आ गया। तो MP बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 1 बार में कट रहा है तो बच गया 2, 26 और 8 तिरका 24, 8 तिरका 24, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर से जब इसको काटिएगा तो आएगा 6-7%। ये MP हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो CP से हमारा क्या करना है? CP हमेशा 100% होता है, तो इससे कितना ये ज्यादा है कंपेयर करना है, तो ज्यादा है 86.67%। और जिस ऑप्शन में यानी कि क्रय मूल्य से 86.67% ज्यादा अंकित मूल्य है और जिस ऑप्शन में 86.67% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने के 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो ये दर्शाया गया है और ध्यान से देखिएगा, दर्शाया गया है ना, जब ये प्रतिशत में दर्शाया गया है तो सभी मिला के 100% होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। क्या है? मिसप्रिंट है। अब मिसप्रिंट है, जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने देखा कि यह जोड़ने पर 100% नहीं आ रहा है, लेकिन ये जोड़ने पर कितना होना चाहिए था? 100% होना चाहिए था, तभी इसका जो आंसर है सही ढंग से आ पाएगा। तो जब ये 100% होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कुल समय हमको दिया हुआ है 100% बराबर कितना? 1200 घंटा। तो 1% बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 घंटा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर क्या है? J1 कहाँ है? ये रहा हमारे पास J1 और ये है हमारे पास कौन सा? J4। तो J1 और J4 में कितना का अंतर है? 14 और 8 में कितना का अंतर है? 6% का। तो 6% बराबर कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, 1% बराबर 12 घंटा, तो 6% बराबर 12 छक 72 घंटा। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके अनुसार कह रहे हैं, वरना इस डाटा को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये 100% नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अर्थात जो हमारा इसके अनुसार आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान से देखिएगा। जब इस डाटा को जब हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद 100% नहीं आ रहा है, जिसके कारण इस डाटा में कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंट हो गया है, जिसके कारण इस पर हम
कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। अगर सही आंसर लाने की बात करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो जो दो डाटा को J2 जैसे और J5 बोला है, इन दोनों डाटा को जोड़ने के बाद, अभी हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि 100% बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन है, 100% बराबर 1200 घंटा है, तो 1% बराबर कितना आना चाहिए, 12 घंटा। और आंसर इसको भेजने के लिए यानी आंसर देने के लिए इन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद 12 तिया 36 यानी कितना आना चाहिए, J2 प्लस J5 का जो प्रतिशत में वैल्यू हो कितना आना चाहिए, 30% हम लोग के पास आना चाहिए। अर्थात 1% बराबर 12 घंटा, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 30% बराबर, तो 12 तिया 36, 360 सॉरी घंटा ना होगा, 360 घंटा हम लोग का जिस ऑप्शन में होता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। आप ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे मिले तो इस डाटा को सुधार कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है नीचे दिया गया डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। ये है ऊपर व्यक्तियों की संख्या और ये है बचत की संख्या। समझिएगा जरा ध्यान से, एक व्यक्ति कितना रुपया बचा रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपया बचा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 प्लस 15 तिया 45 प्लस, समझिएगा 20 चौका 80, उसके बाद कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 25 दूना 50, यानी एक आदमी 25 बचाता है तो दो आदमी कितना 50, फिर अगला कितना है 30, उसके बाद में कितना है 35, उसके बाद में कितना है 80, और ये टोटल को जोड़ेंगे और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो रही है इसको देख लीजिए। तो यहां तक हम लोग का कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 10 और 4 14, कितना आ रहा है 14। जोड़िए इसको, कितना आ रहा है जोड़ने पर, 80 यहां पर है और 80 एक यहां पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 20 इसको दे दीजिए और 20 इसको दे दीजिए यहां पर, तो ये बन गया 200 और 210, 210 और इसको ये दे दीजिए तो कितना बन गया 60, 260, 60 और 10 इसको दीजिए तो कितना हो जाएगा 40, 300, 325 हो रहा है। 325 में कितना से भाग देना है, 14 से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रति व्यक्ति बचत का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य मतलब औसत ज्ञात कीजिए, तो भाग दीजिए 14 एक कम 14, तो बचा कितना हम लोगों के पास यहां पर, सॉरी माफी चाहते, 14 दूना 28 कट रहा है तो हम 14 एक कम क्यों बोल रहे हैं, 14 दूना 28, शुरुआत सबके 2 से ही है, तो बच कितना गया हमारे पास यहां 4 5 यानी कि 45, 14 तिया 42, चलिए आंसर आ गया हमारा 23.21 रुपया प्रति व्यक्ति जो है बचत का माध्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, यानी कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 तथा Y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात को दर्शाया गया है। व्यय से, ध्यान दीजिएगा, व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है, यानी ये रहा व्यय और अनुपात क्या हो जाएगा, राजस्व। अब ध्यान से समझिएगा, तो दिया, अब ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, यानी सबसे कम रहा है।
ध्यान से देखिएगा, तो दिया हुआ है ये सबका वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि y1 का कितना है 80 भाग कितना बनेगा, देखिए दशमलव हटेगा तो 100, ये y1 का वैल्यू हुआ। अब सबको लिखें या ऐसे ही समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर यानी कि अंतर कितना का आएगा, 100 और 80 में 20 का अंतर आएगा। यहां कितना का अंतर आएगा हम लोग का, 25 का अंतर आएगा। यहां कितना का अंतर आएगा, 16 का अंतर आएगा। यहां कितना का आएगा, 10 का अंतर आएगा। यहां कितना का अंतर आएगा, 30 का आएगा। और यहां कितना का आएगा, 25 का आएगा। और यहां कितना का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। ध्यान से एक चीज हम लोग देखेंगे, यानी कि टोटल जो है ये है हमारा खर्च, और ये टोटल राजस्व का मतलब हुआ कि टोटल प्राप्त जो व्यापार या किसी भी प्रकार का जो टोटल प्राप्त होता है उसको राजस्व कहते हैं। तो टोटल जो हमको 100 रुपया जो प्राप्त हो रहा है उसमें मान लीजिए कि 96 रुपया जो है हमारा क्या हो जा रहा है, खर्च हो रहा है। तो यहां पर हमको लाभ कितना हुआ, 4 रुपया। यहां कितना हुआ, 25 रुपया। यहां कितना, 30 रुपया। यहां कितना, 10 रुपया। यहां कितना, 16 रुपया। यहां कितना, 25 रुपया। और यहां कितना, 20 रुपया। अब इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो हम अपने खर्च से निकालेंगे, टोटल हमने खर्च कितना किया है, उसके बाद ये राजस्व जो हमको प्राप्त हो रहा है ये टोटल हमको प्राप्त हो रहा है। तो 96 पर भी निकालेंगे और इसको 75 पर ज्ञात करेंगे, इसको 70 पर ज्ञात करेंगे, इसको कितना पर 90 पर ज्ञात करेंगे, इसको 84 पर ज्ञात करेंगे, इसको 75 पर ज्ञात करेंगे, इसको 80 पर भी ज्ञात करेंगे ना। तो सबसे जो न्यूनतम हमको प्राप्त होगा वो Y7 ही हमारा प्राप्त होगा। और जिस ऑप्शन में Y7 का वैल्यू दिया गया है यानी Y7 दिया गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कर 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।